तो हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। और उसमें आपने जो बात खास तौर पर कही गई थी वो ये कि ये रिएक्शंस एल्कीन के रिएक्शंस की तरतीब से ही हैं और उसी अंदाज से हैं। बस इस बात का फ़र्क है कि एल्कीन में ऐड करते वक्त हम 1 मोल ऐड किया करते थे क्योंकि उसमें 1 पाई बॉन्ड है और अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मोल्स। तो इसी थीम के तहत हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हैलोजन किया विच वाज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और फिर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड और हाइपोहेलियस एसिड किया जो हेटेरोन्यूक्लियर थे और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। और फिर इसी तरह, अब ये तो मुझे हेडिंग भी डालने की जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट बुक वालों ने तो डाली भी नहीं, उनका तो अंडरस्टूड हो गया क्योंकि हमने जब अल्कीन में पढ़ा था तो हमें समझ आ गई थी कि ये कोई नया रिएक्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जान लेना काफी है कि क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर कहते हैं किसको है। लेकिन प्रैक्टिस करने के नुक्ता नजर से और मजबूत हो जाए बात, इसलिए मैंने जानबूझ के हेडिंग यहाँ भी डाल दी। तो अब तो आपको अंदाजा है कि क्लोरीन वाटर का मतलब है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl, और HCl का भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अल्काइन के साथ HOCl का भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हो जाएगा। और ब्रोमीन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ HBr एंड HOBr। और अब तो ये भी पता है कि ब्रोमीन वाटर वाले रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंस और ज्यादा ये है कि चूंकि ब्रोमीन वाटर एक कलर्ड लिक्विड है, ऑरेंज कलर का होता है, और अल्काइन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो उसका कलर गायब हो जाएगा। तो इसकी ये प्रॉपर्टी अल्काइन के सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये खूबी अल्कीन के सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए भी यूज हुई है। तो आइए पूरी करते हैं इस फॉर्मेलिटी को कि क्लोरीन वाटर अब हमें खुद भी याद है और हम खुद भी लिख सकते हैं। क्लोरीन वाटर इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl। जब आप क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है और क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करके HCl और HOCl बनाती है। इसलिए जब कोई ये कहे कि आप अल्कीन में या अल्काइन में क्लोरीन वाटर ऐड कीजिए तो इसका मतलब होगा कि आप उसमें HCl का रिएक्शन दिखाइए और HOCl का रिएक्शन दिखाइए। तो अब अगर मैं इधर ये काम करूं तो चूंकि वैसे ही मुझे दो चीज़ों का एडिशन दिखाना है तो मैं सिर्फ एक ही एडिशन शो करूंगा कि अगर मेरे पास कोई भी अल्काइन है और मैं उसमें पहले HCl का एडिशन कर रहा हूं तो आई जस्ट शो दैट कि 1 मोल HCl का ऐड होगा और कंपाउंड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें तो हम दिखाते ही एक एडिशन थे HOCl में, और यहाँ भी वही करेंगे। तो एक जगह OH और एक जगह C। तो अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल बनाएं इथाइन के कंपाउंड से, तो इथाइन में HCl ऐड हुआ और उसने क्लोरोईथीन बनाया, और फिर इसी इथाइन में HOCl ऐड हुआ टू क्लोरो 1 इथेनॉल। और अब सिर्फ क्लोरीन की जगह अगर हम ब्रोमीन का सिंबल यूज कर लें तो मेरे ख्याल में ये भी आराम से हो जाएगा। So bromine water is bromine dissolved in water, due to which you will get HBr plus HOBr. So
तो एक बन गया ब्रोमोइथीन, जैसे वहां क्लोरोइथीन बना, यहाँ ब्रोमोइथीन बन गया। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सेम इथाइन हियर एज वेल, और दूसरे में इथाइन ने जब ऐड किया HOBr को, तो वो बन गया 2-ब्रोमो 1-इथेनॉल। तो ये हमारा 5वां रिएक्शन हुआ, और कम से कम कोई नई बात नहीं आई इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपको याद आएगा तो जब हमने चौथा रिएक्शन HOCl का किया था, तो जैसे इसमें भी किया है, सिर्फ एक एडिशन शो किया था, और मैंने कहा था इसकी एक खास वजह है, और वो वजह अब आएगी। तो ये जो अब हमारा छठा रिएक्शन है तो एक्सपेक्टेडली वही जो कि एल्कीन में भी था, यानी एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ कुछ खास नई बातें ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये एक इंतहाई अहम रिएक्शन हो गया। भाई, अहम रिएक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा पेपर सेकंड ईयर का बना हो जिसमें ये रिएक्शन ना पूछा गया हो। यानी 30 साल से पेपर बन रहा है तो ये जरूर आ रहा है। अब ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा रिएक्शन ही है, तो आता एक ही नंबर का है। ये ना समझे आ रहा है तो पता नहीं कोई 10 नंबर का सवाल आ रहा है, एक नंबर की इक्वेशन है। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है कि अब चूंकि ऑर्गेनिक में तो इसी तरह इक्वेशंस पूछी जाएंगी, और एक एक नंबर की तो बहुत सारी होती हैं, तो इसमें अगर हमें ये अंदाजा हो जाए कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कंपलसरी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन जरूर होगा। अब इसे पूछने के तरीके भी वैरायटी रखते हैं, एक दफा पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा, लेकिन ये आएगा जरूर। तो क्योंकि इसकी अंदर है ही ऐसी चीज कि इसे आना भी चाहिए, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें भी बता दूं कि ये रिएक्शन मैं तो जनरल इक्वेशन लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, बल्कि एग्जाम्पल्स लिखूंगा, लेकिन अभी बता दूं, बाद में भी रिपीट करूंगा ये बात, कि आता जो इम्तिहान में आया है आज तक वो इथाइन का पानी में एडिशन है। यानी आपको हायर अल्काइंस पर भी इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एहतियातन दे दें, जब सबके लिए दिए तो क्या अर्ज है, लेकिन ये जहन में फोकस रहे, इथाइन प्लस वाटर, ये वाला रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ऐसा क्या है जो मैं इतना सस्पेंस डाल दिया है, आइए जरा देखते हैं। जब आप किसी भी अल्काइन में, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, में वाटर ऐड करते हैं, तो पहली अहम बात, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में, 10% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट उसके साथ डाल देते हैं, इन दोनों की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट भी किया जाता है। अब एक्सपेक्टेडली क्या होना चाहिए भाई, जो अब तक करते हुए आ रहे हैं उसके मुताबिक आप ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी खाली होगी, एक के साथ वाटर का H लग जाएगा और एक के साथ OH लग जाएगा। बिल्कुल सही है। इसे हम कहेंगे अल्कीनॉल, एक ऐसा डबल बॉन्ड वाला अल्कीन जिसके साथ OH ग्रुप भी लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल है। इनफैक्ट हर वो कंपाउंड बड़ा अनस्टेबल हो जाता है जिसमें डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ कोई मल्टीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ हो। क्या अजीब सी बात कही। अगर किसी ऐसे कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रहा है कोई मल्टीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग जाए तो वो कंपाउंड अनस्टेबल है। पहली बात, व्हाट इज मल्टीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड दूसरी बात वाई। तो मल्टीवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हेलोजेंस की होती है, मगर हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हेलोजन इस कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन की तो इनफैक्ट ओवरऑल नंबर 2 है फ्लोरीन के बाद, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2,
इसका मतलब ऑक्सीजन है मल्टीवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के बराबर है 3, और वो उसकी वैलेंसी 3 है, तो वो भी है। तो अब नाइट्रोजन चूंकि मेरे सिलेबस में नहीं है इसलिए उससे मेरा वास्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो मेरा वास्ता पड़ चुका। अगर कभी हम ऐसा कोई कंपाउंड देखें जिसमें कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उसके साथ OH लगा हुआ है, तो समझ जाइए ये कंपाउंड इस शक्ल में अनस्टेबल है। ये फौरन अपने आप को स्टेबल शक्ल में कन्वर्ट करेगा अपने बॉन्ड्स की इंटरचेंजिंग करके। यही वो वजह है कि जब हमने आपको हाइपोहेलुअस एसिड का एडिशन लिखवाया था उसमें भी यही हुआ था। वहां तो हमने ये बात नहीं बताई, हमने वही एडिशन दिखा के रोक दी बात। यहाँ पूरी तफसील से बताएंगे। तो अब क्या होता है, होता यह है कि चूंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है, तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है दो कार्बन एटम के बीच में यानी कि डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है, तो वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। तो ये शिफ्टिंग हुई है, पाई बॉन्ड ट्रांसफर फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन शुड ट्रांसफर टू द अदर कार्बन। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या चीज बनेगी, खुद देखिए। अगर आप इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ले आएंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जिस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर ये एक CO डबल बॉन्ड कोने पर हो तो एल्डिहाइड, बीच में हो तो कीटोन। ये भी याद है हमें। तो इसका मतलब है यहाँ या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन। ज्यादातर कीटोन बनता है, लेकिन इथाइन के साथ एल्डिहाइड बनता है। बहरहाल वो हम देख लेते हैं। ये जो काम हुआ है कि अनस्टेबल होने की वजह से कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूल ने विद इन इटसेल्फ अपने जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ट्रांसफर करके अपने आप को ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है इथाइन और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं पानी, और इसके लिए मुझे मिक्सचर चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट का, और इथाइन के लिए प्रिसाइसली 70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो आप चाहें तो इधर भी डेल्टा लिख सकते हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन के साथ H लगेगा और एक के साथ OH लगेगा, और इस तरह ये बनेगा इथीनॉल। इसको मैं विनाइल अल्कोहल भी कह सकता हूँ कॉमन नेमिंग में, विच इज अनस्टेबल। तो ये बात ऊपर वाली जनरल इक्वेशन में भी आप शो कर सकते हैं, अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। अल्कीनॉल को हम कहें अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। तो अब ये क्या करेगा, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। इसके लिए पूरी स्पेलिंग लिखें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट की, या ऐसे करके वेव का निशान बना दें। तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। क्या मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी कि जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कन्वर्ट होगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ये इस कार्बन पर आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको फॉलो करते हुए इक्वेशन बनाएं तो ये कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया और डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चला गया। ये एक और से देख लीजिए, ये कंपाउंड है इथानल जो कि एल्डिहाइड है। इसका कॉमन नेम है एसेटल्डिहाइड। तो अब ये सवाल इस तरह आएगा, गिव द इक्वेशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन इथाइन। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, सबको याद होगा। लेकिन गलती किस बात पर होती है बच्चे, इतने सारे रिएक्शन जो अब आपने पढ़े अल्कीन में भी अल्काइन में भी, तो ये याद रखना इम्तिहान के दिन जरा मुश्किल हो जाता है कि आप इस एडिशन रिएक्शन में
ये मॉलिक्यूलर ही अरेंजमेंट करेंगे। अमूमन बच्चे वाटर ऐड करके इथेनॉल बना के रुक जाते हैं या इसमें जबरदस्ती डबल एडिशन कर देते हैं, जबकि हमको नजर आ रहा है कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही डबल बॉन्ड अपनी जगह बदल कर एक नया कंपाउंड बना देगा। तो अब ये याद रखना कि इसमें ये कहानी हुई थी, ये बस आपके लिए चैलेंजिंग है, इतने सारे रिएक्शंस के बीच में भूल ना जाए। तो एक तरीका ये पूछने का, इथाइन में वाटर ऐड कीजिए, एक तरीका है हाउ इथेनॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इथाइन, इथेनॉल को इथाइन से कैसे बना सकते हैं, तो ये इक्वेशन लिख दी, या फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथाइन ऐसे करके पूछ लिया। वॉट एवर द मेथड इज, ये इक्वेशन तक हर साल पूछी जाती, मुझे याद नहीं, हो सकता है एक आधे साल ना हुई हो, लेकिन मेरे ख्याल में 30 साल 30 दफा आई है इक्वेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कहानी भी चेंज होगी ना, एक ही अंदाज के रिएक्शन देखते 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 एकदम से ट्विस्ट आ गया। और एग्जैक्टली यही वाली एग्जाम्पल, लेकिन हम एहतियातन प्रोपाइन की भी लिख लेते हैं, उसमें भी ज्यादातर ये होगा कि एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, बाकी होगी सारी कहानी इसी तरह। तो अगर मैं यहाँ पर लाऊं प्रोपाइन, टेम्परेचर ऐसी बात है, प्रोपाइन के लिए कुछ और होगा, इसलिए डेल्टा काफी है हमारे लिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर किया हमने, डबल बॉन्ड बन गया दो कार्बन के बीच में। अब आप एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करेंगे, जिसके मुताबिक नेगेटिव पार्ट ऑलवेज एडेड टू द कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH नेगेटिव पार्ट है और वो बीच वाले कार्बन पर आएगा जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये चीज बन गई। सो दिस इज बेसिकली 2-propanol which is unstable addition product। अब आप समझते हैं कि ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आएगा, तो क्या चीज बन गई, तो अब आप खुद पहचान लीजिए, ये 3 कार्बन वाला कीटोन है, दैट इज प्रोपानॉन। ठीक हो गई बात। तो इस तरह ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ, थोड़ी सी पैटर्न में तब्दीली थी इसलिए भी, और ये हो गए हमारे टोटल 6 एडिशन रिएक्शंस। और तरतीब का आपने देखा कि कितना जबरदस्त ख्याल रखा गया है, हाइड्रोजन हैलोजन, फिर हैलोजन एसिड, फिर हाइपोहेलुअस एसिड, फिर क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर एंड देन है वाटर। ये ठीक है कि खासतौर पर इस रिएक्शन में थोड़ी सी बात चेंज हो गई है, रिएक्शन एज इट इज वैसा नहीं है जैसा एल्कीन में था, लेकिन फिर भी एक मिलती जुलती बात एग्जिस्ट करती है। आखिरी एडिशन रिएक्शन अब अल्काइन में आ रहा है जनाब 7वें नंबर पर, और वो है एडिशन ऑफ HCN। यानी यहाँ आकर उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, क्योंकि सेल्फ अपना अगर आपको याद हो, अल्कीन में 7वां और आखिरी रिएक्शन था सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये बहरहाल किताब ने अननेसेसरी कर दिया है, एक ही रख लेते ज्यादा अच्छा था हमारा। तो अगर उन्हें HCN का रिएक्शन कराना था तो इसका अल्कीन में भी करा देते, क्योंकि असल बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन अल्काइन में भी उसी तरह होता है। अब हमारी बुक में नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, और ये जो HCN हम यहाँ कर रहे हैं अल्कीन में नहीं किया था, ये अल्कीन में भी होता है। तो उन्होंने बहरहाल अपनी मर्जी उनकी, उन्होंने HCN को अल्कीन में शो नहीं किया, सिर्फ अल्काइन में कर दिया, हालांकि दोनों में होता है। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ अल्कीन में किया, यहाँ नहीं किया, हालांकि वो भी दोनों में होता है। और सबसे अहम बात यह कि इस नए रिएक्शन से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल उसी तरह ऐड होगा जैसे बाकी हाइपोहेलुअस एसिड, बाकी हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ऐड हुए थे, खासतौर पर ये हेलोजन एसिड की कॉपी है। तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड भी कहते हैं और हाइड्रोसाइनिक एसिड भी कहते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये चूंकि अल्काइन की इससे एक अहम कमर्शियल इंपॉर्टेंस का पता चलता है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ खास तौर पर आया है। देखिए वो क्या कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी अल्काइन को हम HCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्यूप्रस क्लोराइड
और अमोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। एडिशन उसी तरह होता है जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं, जैसा HCl का हुआ है, उसका ही भाई लगता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन के साथ H लगाइए और एक के साथ Cn लगाइए, ये बन गया सायनो अल्कीन। और इसी को हम कॉमन नेमिंग में भी इसका एक नाम है और वो है अक्राइलो नाइट्राइल। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल बनाते हैं, तो ये होगी जनाब, इथाइन में HCN ऐड होगा, वही कैटलिस्ट है, और हमें मिलेगा सायनो इथीन, जिसको हम विनाइल सायानाइड कहते हैं। अच्छा, अब अगर आपके जहन में आए बात, सर यहाँ भी आपने सेकेंड एडिशन नहीं शो किया, वरना HCl वगैरह में तो हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा के कर लेते थे, यहाँ बिल्कुल वैसे ही होता है, कोई इशू नहीं है, और उसी तरह CN एक ही कार्बन पे लग जाएंगे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि जिस मकसद के लिए ये रिएक्शन पढ़ाया जा रहा है वो मकसद बहुत हो जाएगा। वो मकसद क्या है, ये जो पूरी कैटेगरी है साइनो अल्कीन्स की, अक्राइलो नाइट्राइल्स की, जिसमें डबल बॉन्ड आता है और साथ में साइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरी फैमिली पॉलीमराइजेशन में इस्तेमाल होती है। आपको याद है एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम हमेशा वो कंपाउंड यूज करते थे जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो ये पूरी अक्राइलो नाइट्राइल की फैमिली पॉलीमराइजेशन में यूज होती है। ये जो फिनाइल साइनाइड हमने बनाया है, ये पॉलीमराइज होकर पॉलीविनाइल साइनाइड बनाता है। तो चूंकि हम इनको पॉलीमराइज करने के लिए बनाते हैं, इसलिए हम इनके डबल बॉन्ड में मजीद एडिशन करके HCN का उसे खत्म या जाया नहीं कर सकते, बल्कि हम खास तौर पर अल्काइन में HCN ऐड करते हैं। कोई भी अल्काइन ले लें और डबल बॉन्ड वाला जो प्रोडक्ट मिलता है, फिर उसे हम फर्दर पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अक्राइलो नाइट्राइल्स आर used as monomers for polymeric industries। तो जनाब ये सारा हिस्सा अब विद द डिफरेंस ऑफ वन रिएक्शन की सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हाइड्रोजन साइनाइड आ गया, 7 एडिशन रिएक्शंस अल्काइन के भी हमने देखी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अल्कीन के देखे थे। और बिल्कुल ठीक है, जैसे अब अल्कीन में हुआ था कि इन 7 एडिशन रिएक्शंस के बाद हमने कहा था अब जो 8वां रिएक्शन है बेसिकली आपके, ये वो एक न्यू टाइप है। ये सारे 7 एडिशन रिएक्शंस की एग्जाम्पल थे। और अब जो हम कर रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहां भी KMnO4 से किया था पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ भी उसी से करेंगे। तो अब ये गिनती में तो 8वां रिएक्शन होगा, लेकिन टाइप के लिहाज से ये अब रिएक्शन नंबर 2 है। रिएक्शन नंबर 1 था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसकी 7 एग्जाम्पल आपने देखी। अब रिएक्शन नंबर 2 है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस बाय पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। अब वो सारी बातें आपको याद हैं ऑलरेडी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और ये अल्काइन को ऑक्सीडाइज करेगा। और in general such oxidation equations are very complicated and too many products are formed, और बैलेंसिंग भी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ हमारे लिए आसानी ये है कि जब भी हम ऑर्गेनिक में ऐसे ऑक्सीडेशन लिखते हैं, जो कि हम अभी और भी आगे बहुत लिखेंगे, तो हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ने ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस रिएक्शन में अपने आप को किन किन साइड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उससे इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। मैंने उस वक्त भी कहा था, और हम तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को एरो पर लिखेंगे,
और उसका काम होगा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो इक्वेशन में सिर्फ ये शो किया जाएगा कि अल्काइन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, और अगर बैलेंसिंग को जरूरत हुई तो हम उसमें वाटर भी रिएक्टेंट में शो करते हैं। तो वाटर को शो करने का ताल्लुक सिर्फ इक्वेशन की बैलेंसिंग से होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात फिर वही है, इथाइन की ऑक्सीडेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। लेकिन चूंकि हम चाहेंगे कि हम हायर अल्काइंस की भी ऑक्सीडेशन करें, तो हम थोड़ा सा काम यहाँ ये कर रहे हैं कि सबसे पहले इथाइन की इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी बाकी अल्काइंस की ऑक्सीडेशन से डिफरेंट है, और फिर जनरल इक्वेशन और दीगर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो थोड़ा सा पैटर्न हटा के, तो सबसे पहले इथाइन के लिए खास तौर पर पहले, क्योंकि इथाइन मैंने कहा जनरल पैटर्न से थोड़ा हटता है। तो आइए देखें किस तरह। ये है इथाइन, और हम इसको KMnO4 की मदद से अगर ऑक्सीडाइज करें तो अहम बात यह है कि इसकी ऑक्सीडेशन दो तरीके से होती है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक में हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं और एक में हम हाई टेम्परेचर पे। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है उसको हम कह देते हैं कोल्ड KMnO4, और जो हाई टेम्परेचर पर होता है उसे कह देते हैं हॉट KMnO4। तो इथाइन जब कोल्ड KMnO4 से मिलता है, यानी एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो हम इक्वेशन ऐसे शो करते हैं। KMnO4 लिखते हैं एरो पर, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा, और चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो कोल्ड लिखा गया है। इस कोल्ड से मतलब नहीं कि हमने ठंडा किया है, हम इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो इथाइन का मॉलिक्यूल है वो अपने ट्रिपल बॉन्ड से टूट जाएगा, यानी इसके दो टुकड़े होंगे, एक तरफ HC और दूसरी तरफ भी HC, और दोनों की तीन तीन वैलेंसियां खाली हो गई ट्रिपल बॉन्ड टूटने की वजह से। वो तीनों ऑक्सीजन से मिलेंगी, आखिर को ऑक्सीडेशन जो है, तो तीन कैसे ऑक्सीजन से मिलेंगी, दो वैलेंसीज ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएंगी और एक OH के साथ बॉन्ड बनाएगी। इसी तरह ये भी डबल बॉन्ड और फिर OH। तो ये क्या चीज बन गई। तो अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसको और ज्यादा साफ सुथरे तरीके से आपके सामने लिख दूं, तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो गया ऐसे, और दूसरा भी एक ही चीज के दो मॉलिक्यूल बने, हमने अलग अलग लिख दिए, और अगर अब आप पहचान पाए तो ये बन गया मिथेनॉइक एसिड। तो मैसेज ये है कि इथाइन अपने ट्रिपल बॉन्ड से टूटा, दोनों कार्बन इसके अलग हो गए और दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। यानी एक तरह से ऑक्सीडेशन के नतीजे में ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन एटम्स की कार्बो ऑक्सीलेशन हो जाती है। किस कार्बन की होती है, सिर्फ जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। इथाइन में दो ही कार्बन है, दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हमें एक एक कार्बन वाले दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो मिथेनॉइक एसिड के 2 मोल्स मिले, आप बेशक मिला के लिख दें 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉइक एसिड, बहरहाल ये भी तरीका अच्छा है। अब अगर इसी इथाइन को हम बजाय रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज करने के इन्हें गर्म कर दें, तो क्या होगा, तो एट हाई टेम्परेचर व्हेन KMnO4 ऑक्सीडाइजेस इथाइन, तो इधर लिखें हॉट, तो होगा ये कि यूं समझ लें कि जैसे मिथेनॉइक एसिड नॉर्मल टेम्परेचर पे बना है, तो ये दोनों मिथेनॉइक एसिड आपस में मिल जाते हैं और हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसके दोनों कार्बन्स पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, लेकिन वो एक ही कंपाउंड होता है, यानी ऐसे ये दोनों मिथेनॉइक एसिड समझिए आपस में मिल गए और इन्होंने ये बना दिया जो कि है इथेन डायोइक एसिड, जिसको कॉमन नेमिंग में कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका मतलब इथाइन के KMnO4 से दो तरह के रिएक्शन है, एक रूम टेम्परेचर पर है और एक हाई टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर पर इथाइन के मॉलिक्यूल के दो टुकड़े होते हैं और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर दो कार्बन टूटे बगैर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, तो इथेन डायोइक एसिड बनता है। तो इम्तिहान में सवाल आ जाए कि इथाइन का की ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन की इक्वेशन लिखें, ना हॉट मेंशन किया है ना कोल्ड मेंशन, तो आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी।
और अगर वो खास तौर पर लिख दें कि ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन कोल्ड या ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन हॉट, तो फिर सिर्फ वही इक्वेशन लिखेंगे। दोनों अंदाज से सवाल इम्तिहान में आया हुआ है, क्योंकि ये भी उन इक्वेशंस में शामिल है जो ऑलमोस्ट हर साल पूछी जाती है। तो कभी उन्होंने इस तरह पूछा है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विद KMnO4, तो आप दोनों इक्वेशंस लिखें, और कभी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हॉट के साथ या कोल्ड के साथ। तो जैसी सिचुएशन होगी, आनी तो दोनों चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि बाकी के अल्काइंस यानी प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन वगैरह जो हैं, जब आप उन्हें KMnO4 से मिलाते हैं तो उन पर हॉट और कोल्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक ही रिएक्शन करेंगे, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा करें, चाहे टेम्परेचर कम करें। और वो रिएक्शन कौन सा वाला होगा? वो रिएक्शन ये पहला वाला होगा। तो ये जो पहला वाला रिएक्शन है, ये जनरल पैटर्न को फॉलो करता है। जो दूसरा वाला है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इथाइन में होती है। तो अब पहले वाले पैटर्न का क्या तरीका, क्या मैसेज आ रहा है, वो मैं इस जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ। अब जनरल इक्वेशन बना देते हैं कि फॉर ऑल अल्काइंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर व्हेनेवर दे ऑक्सीडाइज्ड, the equation could be written like this. तो ये जो इथाइन है, ये अपने ट्रिपल बॉन्ड से ब्रेक होगा। इसके जो दो टुकड़े बनेंगे वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं आपके सामने प्रोपाइन से इक्वेशन बनाऊं, तो उसकी ऑक्सीडेशन से क्या होना चाहिए, अब आप खुद देख लीजिए। जब मैं प्रोपाइन के दो टुकड़े करूंगा, तो एक तरफ जाएगा एक कार्बन और एक तरफ जाएंगे दो कार्बन। प्रोपाइन है ना, टोटल 3 कार्बन है, और इसे ट्रिपल बॉन्ड से तोड़ेंगे तो नजर आ रहा है एक तरफ 2 कार्बन जाएंगे, एक तरफ एक। तो मुझे एक मिलेगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी मीथेनोइक एसिड, और दूसरी तरफ मिलेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। ये है बात। तो इसका मतलब है जैसा अल्काइन आप यूज करेंगे, आपको ये देखना होगा कि उसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से जो दो टुकड़े बनते हैं उनमें कितने कितने कार्बन आ रहे हैं, वैसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। तो अब अगर मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखूं, तो आप मुझे बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बाय रेजिंग योर हैंड्स। ये मैंने आपके सामने बनाया है 2 पेंटाइन। फैसला कीजिए कि जब हम 2 पेंटाइन को तोड़ेंगे तो जो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो कोई हाथ खड़ा करने वाला नहीं रहा है दुनिया में। ये ट्रिपल बॉन्ड यहां से टूटा, तो आप देख लीजिए यहाँ 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, और एक मिलेगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गई बात। अब इस रिएक्शन की भी वही अहमियत है कि इसमें KMnO4 डीकलराइज होता है, तो इसे हम अल्कीन और अल्काइन के सिंपल केमिकल टेस्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अल्केन और अल्कीन में किया था। तो वो भी सैंपल के तौर पर लिखवा देंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। सारी स्लाइड्स आपसे भी मैं शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।